वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास। मैं विकास रजावत एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमारी कुछ डेफिनेशंस शेष रह गई थी। उन डेफिनेशंस को लेके हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट तो डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे इंडिया में प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, इनका क्या मतलब है ये हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस की, क्योंकि आगे आने वाली सेक्शंस जो होंगी ना उनमें इन डेफिनेशंस के जो वर्ड ये दिए हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, इन सब वर्ड का बहुत इस्तेमाल होगा। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस अगर ये पता नहीं, इनका मतलब पता नहीं है, तो आप आगे की सेक्शंस को नहीं समझ सकते। तो जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस हुआ है उसको भी मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उन सबको मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चंस नहीं आएगा, फिर भी फ्यूचर में जैसे ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को ये रिप्लेस कर देगा और क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो जो जो मेजर इसमें चेंज हुए हैं, जो जो भी जहां डेफिनेशंस के अंदर बाहर जहां भी इसके सेक्शन में, इलस्ट्रेशंस में जहां भी जो भी चेंजेस हुए वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडिया की। मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने पहले ही बता दिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब अगर आपको समझना है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 1 जो है ना, उसमें जो डेफिनेशंस दी है उसके अंदर आपको टेरिटरी का मतलब समझ आ जाएगा। और होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये डेफिनेशंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दी गई है सेक्शन 3 के अंदर। पर जो आपके लिए न्यूज ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंडिया को कोई जगह नहीं दी है, इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। क्या आप इंटेंशन रही होगी इसके पीछे ड्राफ्टमैन की, लॉ मेकर्स जिन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट किया है, कि इंडिया की डेफिनेशन यहाँ क्यों नहीं दी है, या फिर वो कहाँ देंगे आगे जाके, वो भी देखने वाली बात है। पर अभी तक जो डेफिनेशन का इनका क्लॉज था उसके अंदर इंडिया की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 2 डेफिनेशंस हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, और एक जो है कंक्लूसिव प्रूफ, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो बात कर लेते हैं मे प्रिज्यूम की। तो इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 2H के अंदर जगह दी है, जो कि यहाँ सेक्शन 4 के अंदर है। तो ये कब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि जैसे फोर्स हो जाएगा उसके बाद जो भी एग्जाम आएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी में इन सब क्लॉज के अंदर से डेफिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बराबर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये भी सेम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं जो अभी तक नहीं पूछे जाते थे यहाँ से, कि मे प्रिज्यूम्स कहाँ लिखा हुआ है। तो बड़ा इजी था, सेक्शन 3 के अंदर में, सेक्शन 4 के अंदर में प्रिज्यूम दिया गया है। पर अब आपको 2H याद रखना पड़ेगा अगर ये इन्फोर्स हो जाता है उसके बाद जो भी एग्जाम आएंगे। तो मे प्रिज्यूम को पढ़ते हैं व्हेन एवर, जब कभी इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट। तो नए वाले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पे एक्ट की जगह अधिनियम हो जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंजेस की डेफिनेशन में और कुछ नहीं है। Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proof unless and until it is disproved or may call for proof of it। इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं कि मे प्रिज्यूम में पूरी डिस्कशन कोर्ट को होती है। अगर वो किसी फैक्ट को वो प्रूव मान लेती है, ऐसी प्रिज्यूम कर लेती है कि ये फैक्ट प्रूव है, कोर्ट अगर ऐसा मे प्रिज्यूम करता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो प्रूव है, जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति को उसको प्रूव करने के लिए तक ना बुलाया जाए। तो आप सिंपल एक उससे समझते हैं कि सपोज करो किसी सेक्शन के अंदर ये लिखा है कि मे प्रिज्यूम, तो वहां जज को डिस्क्रिशन पावर आ जाती है, डिस्क्रिशन पावर आ जाती है कि अगर वो चाहे तो उसको प्रिज्यूम करे, ना चाहे तो ना प्रिज्यूम करे। अगर वो प्रिज्यूम करता है तो इट मींस वो प्रूव्ड है, और वो कब तक प्रूव्ड मानी जाएगी, जब तक कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो प्रूव है वो खुद उसको डिस्प्रूव ना कर दे, और उसको डिस्प्रूव करने के लिए वो प्रोसेस ना बुला दिया जाए। ठीक है, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये तो है मे प्रिज्यूम वाली बात, इसमें डिस्कशन वाली बात होती है। वही बात अब करते हैं नेक्स्ट की, सेल प्रिज्यूम की। यस,
वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस एक्ट, तो एक्ट की जगह अधिनियम आ जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। नए एक्ट में जो ये रिप्लेस करेगा जब फोर्स आएगा 2L, सेल्फ प्रिज्यूम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2L में जगह मिली हुई है इस डेफिनेशन को, तो ये याद रखना है। कब इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूं। सेल्फ प्रिज्यूम को समझते हैं। वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस एक्ट दैट द कोर्ट सेल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो अब यहां पे इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जिस भी सेक्शन के अंदर सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज हुआ है वहां पे जज की बाउंडनेस है, वहां जज बाउंड है, उसको सेल्फ प्रिज्यूम ही करना पड़ेगा। यहाँ जो मे प्रिज्यूम, इससे पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है, वहां पे डिस्क्रिएशन पावर थी जज की, पर यहाँ पे जज साहब की डिस्क्रिएशन पावर नहीं है। यहाँ पे जज साहब बाउंड है, वो उसको सेल्फ प्रिज्यूम ही करेंगे कि वो प्रूव्ड है। कब तक? जब तक कि उसे डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। ठीक है, तो सेल्फ प्रिज्यूम की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि जज की यहां पे डिस्क्रिएशन पावर बिल्कुल नहीं होती है, यहां पे इनको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ड सेल यूज हुआ है। वो तब तक प्रूव रहेगा जब तक कि उसे डिस्प्रूव नहीं किया जाता। तो सेल्फ प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में अगर कोई डिफरेंट पूछा जाए, इसका डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार मेंस में, इसके डिफरेंट आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ को लेकर भी। जो कंक्लूसिव प्रूफ मैंने इससे पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि वन फैक्ट इज, उसमें क्या कंडीशंस होती है कि कहीं पे अगर कंक्लूसिव प्रूफ वर्ड यूज लिखा है, सेल्फ प्रिजम्पशन है कि इसको मैंने आपको समझाया था उसको कि एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, इससे जस्ट आगे की प्रक्रिया होती है। कंक्लूसिव प्रूफ अगर जहां पे है तो वहां पे जो सेल्फ प्रिज्यूम के अंदर आपको डिस्प्रूव करने की वो दी जा रही है ना, वहां पे ये ऑप्शन ही नहीं होता है। कोर्ट आपको परमिशन ही नहीं दे सकता, आप अपने लिए कुछ ला ही नहीं सकते जिससे डिस्प्रूव हो, तो उसमें कोर्ट भी बाउंड होता है सेल्फ प्रिज्यूम की तरह। जैसे इसमें सेल्फ प्रिज्यूम में बाउंड है, पर इसमें डिस्प्रूव के लिए ऑप्शन होता है, पर कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर ऑप्शन नहीं होता है। वहां पे अगर एक बार आपके अंगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ मिल गया, इट मींस आप पनिश किए जाओगे। उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, पर्टिकुलर जिस चीज के लिए वो कंक्लूसिव प्रूफ है उस चीज को आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। जबकि सेल्फ प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को डिस्प्रूव कर दें। तो ये तो बात हुई डेफिनेशंस की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 1 to 4 तक था, कंप्लीट हो गया। आप चैप्टर 2 की बात करते हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। जो भी चेंजेस हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या आ गया, क्या चेंजेस है। तो सेक्शन 5 पढ़ते हैं अब। सेक्शन 5 में लिखा है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी शूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are herein after declared to be relevant। ओके, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि सेक्शन 3 के अंदर इसको जगह दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसकी मेन हेडिंग को हम पढ़ते हैं, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो ये जो सेक्शन 5 है ना, इसको हम एग्जांपल से और बिल्कुल सिंपल भाषा में आज समझ लेते हैं कि कोर्ट के अंदर अगर कोई आप एविडेंस देते हो तो क्या दिया जाएगा एविडेंस, कौन सा एविडेंस आप दे सकते हो, ये सिर्फ इसकी बात करता है। वही एविडेंस कोर्ट के अंदर दिए जा सकते हैं जो संबंधित हो किससे, ये की पॉइंट पकड़ो, फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से। मैंने आपको रेलिवेंट फैक्ट भी अच्छे से पढ़ाया है। वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। मैंने बताया था फैक्ट इन इशू क्या है, कि फैक्ट इन इशू मैंने बड़ा आपको सिंपल सा समझाया था कि कोर्ट के अंदर जिस भी चीज को लेके झगड़ा हो रहा है, सहमति नहीं जता पा रही, वो फैक्ट इन इशू है।
जिस बात को लेकर सहमति नहीं हो पा रही है वो फैक्ट एंड इशू है। तो कोर्ट में एविडेंस क्या दिया जा सकता है, वो संबंधित हो फैक्ट एंड इशू से, क्योंकि फैक्ट एंड इशू होगा उसी के लिए तो आप एविडेंस देंगे, और जिसकी रेलिवेंसी हो, जो फैक्ट एंड इशू को रिजॉल्व करे, जिसकी रेलिवेंसी हो कि ये फैक्ट की ये रेलिवेंसी है, ये इससे इस तरह से जुड़ा हुआ है, वही चीजें दी जा सकती हैं। आपको एविडेंस के टाइम पे सिर्फ यही दो चीजें याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन में भी आप देख लो, यही लिखा हुआ है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। तो फैक्ट एंड इशू कहां राइज हो गया, हमने आपको बता ही दिया है, कोर्ट के अंदर, वहां शूट होगी या प्रोसीडिंग्स होंगी, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। फैक्ट एंड इशू की एग्जिस्टेंस के लिए दिया जा सकता है एविडेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के लिए दिया जा सकता है, ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू, एवरी फैक्ट एंड इशू के लिए दिया जाता है, सच अदर फैक्ट आर एज आर हेयर बीन डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता। वही एविडेंस दिए जा सकते हैं जो रेलिवेंसी रखते हो, किसके लिए, फैक्ट एंड इशू के लिए। वही एविडेंस दिए जा सकते हैं जो फैक्ट एंड इशू से संबंधित हो, जो फैक्ट एंड इशू से संबंध रखते हो। क्या, या तो उसकी एग्जिस्टेंस बताते हो या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस बताते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज disentitled to proved by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। ये स्टॉपल वाली बात होगी। जहां पे भी सीपीसी के अंदर स्टॉपल है, स्टॉपल का मतलब होता है एक जगह रोक देना, उस पर रोक लगा देना, स्टॉपल, स्टॉप कर दो इसको। तो जहां भी सीपीसी के अंदर ये प्रोविजन है कि इस जगह पे एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ना फैक्ट एंड इशू में और ना रेलिवेंट फैक्ट के लिए, वहां पे भी आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एविडेंस कब दिया जा सकता है, शूट और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। किसके लिए दिया जा सकता है, फैक्ट एंड इशू की एग्जिस्टेंस बताए या नॉन एग्जिस्टेंस बताए, रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताए, नॉन एग्जिस्टेंस बताइए। कीवर्ड है, कीवर्ड पकड़ो और डेफिनेशन सॉल्व। मैं इतनी सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, आप चाहो तो ऐसे ही लिख लो, जितना मर्जी है मेंस में लिखना है उतना लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तो क्वेश्चन से यहां पे जो बनेगा वो यही बनेगा कि कहां पे एविडेंस नहीं दे सकते। तो फिर जहां पे स्टॉपल लगा हुआ है सीपीसी के अंदर, या टाइम बीइंग इन फोर्स जो वर्ड यूज हुआ है ना, अगर किसी और एक्ट के अंदर ऐसा कह दिया गया कि भैया इसमें फैक्ट एंड इशू के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या कहा गया है, वहां भी आप एविडेंस नहीं दे सकते। इलस्ट्रेशन इसके समझ लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को ट्राइड, ए के ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है मर्डर के लिए, बी के लिए, बाई बीटिंग हिम विथ अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ एट ए ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट आर एन इशू। क्या क्या फैक्ट एंड इश्यूज होंगे, ए इज बीटिंग बाई बी विद द क्लब, एक तो ये हो गया। ए कॉजिंग बीज डेथ, एक फैक्ट एंड इशू ये होगा कि ए ने कॉज की, ए ने बी की कॉज डेथ कॉज की है बाई सच बीटिंग, पीटने के द्वारा। ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए ने इंटेंशनली बी को मारा है, ये भी फैक्ट एंड इशू है। तो फैक्ट एंड इशू क्या क्या हो गए कि एक तो मारने के द्वारा बी की मौत हुई है, ए ने बी की मौत करी है मारने के द्वारा, पीट पीट के मार दिया, एक फैक्ट एंड इशू है। एक ये कि इंटेंशनली मार दिया, ठीक है। और ए बीटिंग बी विद द क्लब, ठीक है, एक ये फैक्ट एंड इशू ये हो गया। सेम ये है, तो आप इसको इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, सेम ही है। मैंने आपको बड़ा सिंपल से समझा था एविडेंस कब दिया जा सकता, फैक्ट एंड इशू से के मामले में और रेलिवेंट फैक्ट के मामले में, उसकी रेलिवेंसी हो। तो फैक्ट एंड इशू को दे रहे, तो फैक्ट एंड इशू के लिए कोई एविडेंस दे रहे हो तो वो क्या करेगा, दो चीजें करेगी, उसकी एक एग्जिस्टेंस बताएगी या नॉन एग्जिस्टेंस बताएगी। ऐसे ही रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताएगी, नॉन एग्जिस्टेंस बताएगी। तो ये दो ही चीजें हैं जब आप दे सकते हो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है 6। 5 हमने पढ़ ली, 6 सेक्शन को ही रेस जस्टी बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो सेक्शन 6 को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 6 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 4 है,
रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक तो कीवर्ड आपका ये है। अब मैं पहले इसको पढ़ देता हूं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and place। एक तो इसे लाइन कर लो आप और एक इसको लाइन कर लो, ठीक है। ये और रेलिवेंट फैक्ट ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा ऐड करी गई है। इससे पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन में आपको नहीं मिलेगी। और रेलिवेंट फैक्ट ऐड करी गई है, ठीक है। इसका स्कोप बढ़ा दिया है और क्लियर कर दिया है। ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन के जो फैक्ट होंगे उनकी रेलिवेंसी कब हो जाएगी उसको समझते हैं, समझ लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए ने बी का मर्डर करने की सोची, बी की मर्डर करने की सोची क्योंकि उसकी दुश्मनी थी, ठीक है। अब उसने प्लानिंग करी और पता करे कि बी का क्या ये वीक है, इसको अगर ये चीज कुछ दिन खिलाई जाए तो ये मर जाएगा, या इसको इस दवाई का डोज अगर ज्यादा दे दिया जाए तब भी ये मर जाएगा। तो उसने स्टार्ट करा उसको डोज देना और बी की मौत हो गई। अब जो उसने डे फर्स्ट से लेके जब तक वो मरा है तब तक के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं किसी प्लेस से हुई हैं, सेम टाइम पे हुई हैं, अलग टाइम पे हुई हैं, अगर सेम टाइम पे करी तब भी, अलग टाइम पे करी तब भी, इसमें क्या हो रहा है, टाइम अलग आ रहा है। प्लेस भी अलग हो सकता है आज घर पे दी हो डोज, कल को किसी और जगह हुआ हो, वहां पे कुछ मिला दिया हो उनकी बाइन में। तो सेम ट्रांजैक्शन समझ रहे हो आप क्या है, किसी की फैक्टर इशू से सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जो फैक्टर इशू राइजन हुआ है, फैक्टर इशू क्या है, डेथ है उसकी। अब उसमें सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कौन कौन हो सकता है, एक तो हो या उसने वो दवाई खुद दी हो, डोज एक्स्ट्रा दिया हो, या किसी डॉक्टर के जरिए दिलाया हो, तो डॉक्टर भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। तो डॉक्टर ने जो एक्शन किया है वो भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। चलो और एक अच्छे से समझते हैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से। एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट ग्रुप का कोई हेड है और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज लंदन से बैठ के चलाता है इंडिया के अंदर, और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट के अंदर उसने बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा है, और ऐसे करके वो सभी को डायरेक्शंस दे रहा है कि हमें पर्टिकुलर दिल्ली में इस तारीख को इस जगह पे अटैक करना है, ठीक। तो वो जो 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 लोग हैं उसके उसमें लगे हैं ट्रांजैक्शन में, एक वेपन्स रखवा रहा है, एक कम्युनिकेशन को संभाल रहा है, एक लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ये सारी चीजें जो होंगी ना वो सेम ट्रांजैक्शन की पार्ट होंगी, और ये सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट फैक्ट हो गई। किसके लिए, फैक्ट इन इशू के लिए। फैक्ट इन इशू क्या है, जो ब्लास्ट करा दिया, जिनकी प्लानिंग थी ब्लास्ट करा दिया, उसके लिए सेम ट्रांजैक्शंस क्या हो गए। अब इसमें देखो टाइम भी डिफरेंट हो गया, प्लेस भी डिफरेंट हो गया, तो इसमें यही बात कही कि ना कि सेम टाइम। सेम टाइम मतलब ये हुआ कि किसी का हमने मर्डर करा और उसी टाइम पे एक हमारा मित्र है, इसको चलो सेम टाइम का एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मैंने बी को, ए ने बी को चाकू मारा, तो बी ने देखा कि मेरे को ये चाकू मारने वाला, तो बी भागा, ठीक है, थोड़ा सा वहीं चल पाया और उसके पास ही उसने देखा कि सी ने आके उसको पकड़ के उसके हाथ पकड़ लिए और ए ने उसको चाकू मार के मार दिया। तो जो वहां पे घटना हुई है वो सेम तो टाइम हो गया और सेम प्लेस हो गया, उसी टाइम पे ही जो वही ये सेम ट्रांजैक्शन है, और ये एडमिसिबल है सेक्शन 6 के अंदर, ये रेलिवेंसी है इसकी, रेलिवेंट फैक्ट है। इसके अलावा सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन के इसके अलावा कुछ भी नहीं है नया, कुछ भी, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब जगह इसका मतलब यही निकलेगा। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं इसका। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम, ठीक है। वॉट एवर वॉज सेड, जो भी कहा गया, और डन, जो भी किया गया, बाई ए और बी और दी बाई स्ट्रेंजर, इसके अलावा जो लोग थे,
at the beating or so shortly before or after it is to part of the transaction is a relevant fact. जो भी उन्होंने कहा, जो भी किया, या इसके अलावा जो स्ट्रेंजर्स से उन्होंने कहा किया उस मर्डर के लिए, वो सारा पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा और वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो ये तो बात हुई सेक्शन 6 की दोस्तों। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मैं चाहूंगा आप सब उसको पढ़ना। घंटेला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करें, अगर इस पे अगर मेंस लिखने के लिए आता है, सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर आ चुका है मेंस में क्वेश्चन, प्री के लिए भी इससे क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए भी आता है। तो मेंस के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जजमेंट आप जरूर पढ़ें, घंटेला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट 1996 की जजमेंट है। इसका मैं ब्रीफ बता देता हूं। हुआ क्या, एक सवारी से भरी बस को कुछ लोग लूट के इरादे से रोक लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लूट के पेट्रोल डाल के सारे यात्रियों को जला देते हैं। तो कुछ तो भाग लेते हैं उससे निकल के, किसी तरीके से कोशिश करते हैं, पर मैक्सिमम इसमें मर जाते हैं और 23 लोग इसमें बुरी तरह से मर जाते हैं जल के। अब इसमें होता क्या है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा इनकी डाइंग डिक्लेरेशन ली जाती है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है सेक्शन इसी एविडेंस एक्ट के अंदर 32 में है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, मरते वक्त एक व्यक्ति की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है। ऐसी सोच है हमारे लॉ की, हमारे समाज की, कि जो व्यक्ति मरते वक्त बयान देता है वो सच ही देता है, उसको मान के केस चलाते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन होती है क्या, मरते वक्त ली जाती है, तो इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा ली गई। लेकिन हुआ क्या, जिनकी डाइंग डिक्लेरेशन ली गई थी ना, वो मरे ही नहीं, उनका ट्रीटमेंट चला और वो बच गए। ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, पर वो बच गए। अब प्रोसिक्यूशन के सामने सवाल आया कि तो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह से यूज कर नहीं सकते क्योंकि व्यक्ति मरा नहीं। तो प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के अंदर क्या रखा, इसको सेक्शन 6 में बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जो उसने बयान दिए हैं इट्स अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इसे डाइंग डिक्लेरेशन ना करके सेक्शन 6 में हम इसे यूज कर सकते क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। और इसके बिहाफ पे ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी विधि। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इसमें ओके कर दी, सेम पनिश। अब मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर करा कि सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। सेम ट्रांजेक्शन उन्होंने बताया कि सेम ट्रांजेक्शन मतलब ठीक है, सेम टाइम एंड प्लेस, डिफरेंट टाइम एंड प्लेस की बात की गई है, पर फिर भी सेम ट्रांजेक्शन का मतलब सफिशिएंट इंटरवल से है। बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा, इंटरवल। उन्होंने कहा कि जब जलाया गया, जब चीजें करी गई, उससे संबंधित जो भी है वो सेम ट्रांजेक्शन है, पर उसके बाद जो गैप हुआ, एक डाइंग डिक्लेरेशन की तरह स्टेटमेंट, फिर उनका ट्रीटमेंट, फिर उनका बचना, उसके बाद उस बयान को सेम ट्रांजेक्शंस हम नहीं मान सकते। उसको सेक्शन 6 में जो प्रोसिक्यूशन ने जो अपना लिया था कि सेक्शन 6 में फॉल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सेक्शन 6 में फॉल नहीं करेगा। सेम ट्रांजेक्शन का स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है। सफिशिएंट इंटरवल वर्ड यूज करा है कि इंटरवल नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की डेथ कॉज हो गई है, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो चीजें एक्टिविटीज हो रही है आप उसको भी सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बता रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और इसके लिए प्रोसिक्यूशन को मना किया गया कि ये सेक्शन 6 में सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। तो घंटेला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आप पढ़ना, बहुत अच्छा केस है, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 5 होगी। ठीक है। फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। तो और रेलिवेंट फैक्ट ये ऐड किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जब ये लागू होगा, जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड रेलिवेंट एक्ट फैक्ट करा जाएगा। और ये खराब चीज नहीं कि ये अच्छी चीज करी, इसको और सेक्शन को और इलेबोरेट कर दिया है और अच्छा बना दिया है। अब समझते हैं फैक्ट विच आर ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। इसमें 3 वर्ड आप समझ लो, ओकेशन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट। ठीक है।
अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट or fact in issue or which constitute the state of thing under which they happened or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। क्या कहते हैं, कौन से फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे फैक्ट इन इश्यू के लिए, ये सेक्शन 7 बताती है। कौन कौन सी कंडीशंस, वो 3 चीज मैंने बताई आपको। ओकेशन, ओकेशन हो गया अवसर, अपॉर्चुनिटी। कॉज मतलब कारण, ये रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है, इरेलीवेंसी हो सकती है कि उसका कारण। इफेक्ट, जो इफेक्ट हुए हैं उस दौरान वो रेलिवेंट हो सकते हैं। आप एग्जांपल से एक समझते हैं। ए ने प्लान किया बी को मारने की, ठीक है। कारण क्या था, कॉज के बारे में पहले बात करते, फिर एक एक चीज का। कारण ये था कि बी जो था उसने ए की गर्लफ्रेंड जो थी उसको बदनाम कर दिया था कभी, तो बी इस चीज का बदला लेना चाहता था ए से। तो ए को बी मारना चाहता था, क्यों? क्योंकि ए ने बी की गर्लफ्रेंड को कभी बदनाम कर दिया था। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। तो जो ये बदनाम कर दिया था ना, ये जो कारण है कॉज, ये रेलिवेंट फैक्ट है फैक्ट इन इश्यू के लिए, अगर ए ने बी को मार दिया है, ठीक है। ए ने, मैं दोबारा से समझा देता हूं इसको। ए है और बी है, सपोज करो, जैसे ऐसे बता देता हूं मैं, ए एंड बी। अब ए ने बी को मार दिया, ये तो फैक्ट इन इश्यू है। अब पता चला कि जो बी है ना, बी ने कभी ए की गर्लफ्रेंड को बदनाम करा था, तो ये जो कारण आया ये रेलिवेंट है। ए का बी की गर्लफ्रेंड को, नहीं सॉरी, बी का ए की गर्लफ्रेंड को बदनाम करना, ये कॉज हो गया और ये रेलिवेंट हो गया सेक्शन 7 के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर कॉज हो गया। अब इसी के और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं ओकेशन। अब चूंकि ए की गर्लफ्रेंड को इसने बदनाम कर दिया, तो बी ने तो ये मारने की ताक में था, पर किसी के सामने तो मार नहीं सकता, तो ये मौका देख रहा था। और इसने एक दिन मौका देखा कि ये पार्टी के बाद अलग बाहर सुनसान जगह में गया, वहीं पे इसने इसको मार दिया। तो ये ओकेजन, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, अवसर, उस अवसर को भी फैक्ट इन इश्यू के लिए रेलिवेंट माना जाएगा और सेक्शन 7 के अंदर ये एडमिसेबल होगा। तीसरी बात समझते हैं, इफेक्ट। इफेक्ट में इसके आगे चलते हैं। जब ए ने अवसर देखा, इसको बी को सुनसान जगह पे मारा, तो जो बी था ना, इसने बहुत चीजें करी, फोन फेंका, अपना कोशिश करी फोन लगाने की, इधर उधर जो जगह वहां पे थी, पेड़ वो सब तनी यानी खींचे, भागा इधर उधर, कोशिश करी अपने आप को बचाने की। जो भी वहां पे इफेक्ट करे इसने तोड़ा, पेड़ की तनी खींची, जो भी इसने इफेक्ट करे वहां पे, पैर मारे, जो भी है, अपने आप को बचाने की कोशिश जो भी करी, दीवार के नीचे गिरा, जहां जहां इसका ब्लड है, जो भी इफेक्ट हुए हैं जब ए ने बी को मारा उस टाइम पे, वो सब रेलिवेंट फैक्ट है। ये एक केस से समझ लें आप। चलो एक मैं और एक केस चलो समझ जाता हूं, एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। है क्या कि ए और बी, ए बॉय है बी गर्ल है, ठीक है। अब ये जो ए है, इसने बी के साथ संबंध बनाते वक्त, यारी दोस्ती में, इसने फिजिकल अपने बनाए इसके साथ, उसकी कुछ फोटोज रख ली अपने पास और उसको ब्लैकमेल कर करके ये हर बार संबंध बनाता था। अब बी ने इसको मारने का प्लान बनाया, तो इसमें जो कारण हुआ वो फोटो, वो तो क्या हो गई, कॉज हो गई, मोटिव हो गया, उसका कॉज हो गया, तो ये एडमिसेबल है सेक्शन 7 के अंदर, रेलिवेंट फैक्ट है। अब इसी का आगे पढ़ते हैं।
इसको मारने के लिए जब इसने इसको होटल ले गई कि हम संबंध बनाते हैं, और वहीं पे इसने इसको चाकुओं से पूरा मार दिया। तो इसने जब इसको चाकू लगे तो ये बेड से गिरा उस रूम के अंदर, इसके हाथ में कर्टन पकड़ना आई तो उसने कर्टन पकड़ के खींची, जो भी मतलब इसके हाथ में आया इसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करी, पर लड़की ने इसको मार दिया। और इसका फोन, उनमें जो वीडियो थे उन सबको तोड़ के, और जो इसके सामान जो लड़की के थे, जल्दी में ये भागी। तो उस टाइम पे जिस रूम के अंदर जो जो चीजें हुई वो सब इफेक्ट हैं, फैक्ट एंड इशू के। फैक्ट एंड इशू क्या था? ए का मर्डर। तो जो जो चीजें थी वो क्या थे? सब इफेक्ट थे। ओकेशन क्या देखा इसने कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बहाने इसको एक दिन होटल में बुलाया। तो ये क्या हो गया? ओकेशन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई। अब आप इसका इलस्ट्रेशन समझ लो, इससे सिंपल और कुछ है नहीं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन है कि ए ने क्या लूटा है बी को। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वांट टू फेयर विथ मनी इन हिज पोजीशन। तो कॉज की बात करें इसमें, तो कॉज क्या है कि उसके पास पैसे थे उसकी पोजीशन में। भाई किसी को अगर लूट रहे तो उसके पास पैसे तो होने चाहिए ना, तभी तो कारण होगा किसी को लूटने का। किसी के पास पैसे ही नहीं है तो आप उससे क्यों लूटोगे? तो इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, मैंने आपको ऑलरेडी पहले इतने अच्छे एग्जांपल दे दिए। अब किसी भी केस को लेकर इसी तरह से सोचें उसमें, इसके अलावा सेक्शन और कुछ नहीं कहती। इन तीन चीजों के लिए ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ये रेलिवेंट फैक्ट होंगे और एडमिसिबल होंगे सेक्शन 7 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम आज करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीछे सेक्शंस पढ़ा दी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये पूरी तरह से प्री और मेंस ओरिएंटेड क्लास है। मैं इसमें हर एक चीज करूंगा और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप भी सीरियस होकर पढ़ें। इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 of the Indian Evidence Act, which of the following statement is not correct? तो सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं डेफिनेशन के, उनमें से जो नीचे स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सी सही नहीं है? तो बात कर लेते हैं। फैक्ट इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल फैक्ट बट आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये बात कर रहे हैं कि फैक्ट जो हमने आपको पढ़ाया था पिछली बार, आप याद करो कि ये कह रहे हैं कि फैक्ट इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल फैक्ट, ये सिर्फ फिजिकल फैक्ट इंक्लूड नहीं करता बट आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैंने आपको बताया था कि मेंटल कंडीशन के बारे में भी आपसे मैंने डिस्कशन किया था। आप क्वेश्चन देख लो और अपने मन में आंसर सोच लो, मैं बता रहा हूं। तो जो मैंने मेंटल कंडीशन की बात करी थी वही है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या हुई? हमारी मेंटल कंडीशन ही तो हुई है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स। कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ो। कोर्ट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, और जो कि लीगली अथोराइज हो टू टेक एविडेंस, वो कोर्ट के अंदर इंक्लूड है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो बी हमारा ये गलत हो गया, आंसर हमारा यही मिल गया, नॉट करेक्ट। तो एक यही करेक्ट नहीं है। एन इनक्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने कहा था कि किसी पत्थर के ऊपर कोई चीज लिखी है, उकेरी गई है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट होगा? तो मैंने डॉक्यूमेंट का बहुत ब्रॉड मतलब बताया था आपको। मैटर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए और रिकॉर्ड उसका पर्पज होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस पे होना चाहिए। तो सब्सटेंस से हो गया पत्थर, इंस्क्रिप्शन भी हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट तीसरी लाइन भी सही है। इफ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, एक फैक्ट कब कहा जाएगा कि ये नॉट प्रूव? व्हेन इट इज नाइदर प्रूव नॉट डिस्प्रूव, ये मैंने बताई थी। कोर्ट के सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब कोर्ट इस डिसीजन पे ना पहुंच पा रहा हो कि ये प्रूव है या डिस्प्रूव है, तो प्रिजम्पशन की वजह से कोर्ट इसको नॉट प्रूव मानता है। प्रिजम्पशन हमारे यहां इनोसेंट की है, इसलिए इसको नॉट प्रूव मानता है। हमने आपको पढ़ाया था प्रूव, डिस्प्रूव और नॉट प्रूव, ये वहीं से है। तो इसमें से बी जो ऑप्शन है वो गलत है। आर्बिट्रेटर्स कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट
डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसमें इंक्लूड होती है और रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। अ कैरिकेचर, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सोच लो अपने मन में। कैरिकेचर होता है कार्टून, किसी की एक जोकर की फोटो लगी है उस टाइप का कार्टून। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, तो मैंने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। एंड इंक्रिप्शन ऑन स्टोन, आंसर है 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कैरिचर होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड होता है, एंड इंक्रिप्शन ऑन स्टोन होता है। तो आंसर हो गया सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, क्या कहेंगे इसको? इज अ फैक्ट, इज एन ओपिनियन, इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बताया था आपको क्या चाहिए, इज अ मोटिव। तो आप फैक्ट है, ये फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ना, दिस इज द फैक्ट। सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंक्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज, क्या है ये? इज अ फैक्ट, इज अ डॉक्यूमेंट, इज एन ओपिनियन, इज अ मोटिव। इंक्रिप्शन से ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, क्या कहेंगे इसको? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट द बर्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन अक्वायर्स। किसमें दिया है सेम ट्रांजेक्शंस की बात करी गई है? मैंने अभी आपको समझाया है, सेक्शन 5, 7, 6, 8। सोच लीजिए आंसर। अब मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है 6, आंसर इज 6, अंडर सेक्शन 6, आंसर इज 6। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की लेक्चर क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्यूआर कोड को स्कैन करके, मैंने लिंक भी डाली हुई है, आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज एविडेंस एक्ट की मैं पूरी करूंगा। इसके लिए बने रहिए, प्री और मेंस के पूरे क्वेश्चंस के साथ मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा।